बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में कुछ खुशगवार चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करना मैं आपके साथ चाहूँगी। मूड अपना खुशगवार रखना चाहिए, हालात चाहे जैसे भी हों। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचना जो है वो आपके मूड को हमेशा से खुशगवार रखता है और जब आपका मूड अच्छा होता है तो आप काम भी अच्छा करते हैं। मसाइल हर जगह हैं, इश्यूज़ हर जगह होते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा हल है कि आप अपनी सोच को हमेशा मुस्बत राह पे लेके चलें, तो आपको एक एनर्जी भी मिलती है कि आपने किस तरह से अच्छा काम करना है। तो जब आप अच्छा सोचने लगते हैं, आपको अपने इर्द गिर्द भी सब अच्छा ही नज़र आता है और दूसरों के लिए खुद ब खुद अच्छा होना भी शुरू हो जाता है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, बढ़ते हैं आज के पहले सेगमेंट की तरफ, जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा। हमारे साथ हैं कोमल और उनसे जान लेते हैं इस वक्त शहर का मौसम कैसा है। कोमल बताइए, इस वक्त मौसम कैसा है बाहर का और क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल है ना, मैं आपको इस वक्त मौसम के हवाले से बताती चलूँ तो सूरज की मुखरा दिखाते ही सर्दी की शिद्दत में काफ़ी कमी आ गई है और धुंध के बादल भी जो है वो छट गए हैं। और अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 56% और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला भी ज़रा थम सा गया है। और अगर महकमा मौसमियात के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 4 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि दिन भर में सूरज और बादलों की आंख बिचौली भी जारी रहेगी। और अगर हफ्तावार के हवाले से बात की जाए तो हफ्तावार के हवाले से महकमा मौसमियात ने ये कहा है कि सूरज जो है वो अपनी आंखें दिखाएगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में काफ़ी कमी आ जाएगी। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो कैंट, DHA और कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से तजावुज़ कर गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। बहुत शुक्रिया कोमल हमारे साथ मौजूद थी। और मौसम की सूरत हाल क्या है कोमल ने हमें बताया। शहर की सूरत हाल भी डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर है जी, मुस्तहिक मरीजों के लिए फंड्स में करोड़ों का घपला, हेल्थ अथॉरिटी में 75 करोड़ की बंदरबांट। बसंत की इजाजत ना देने का फैसला, पतंगबाजी करने वाले जेल जाएंगे, सख्त कार्रवाई का हुक्म। ताबड़तोड़ महंगाई, चीनी, दालें, घी जायद निर्खों पर फरोख्त। और अगली खबर यह है जी, सरकारी अराजी की जगह प्राइवेट स्टैंड्स कायम, शहर में गैर कानूनी पार्किंग माफिया शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। जी तो नाज़रीन, ये हैं आज की टॉप स्टोरीज। अनफॉर्चुनेटली मसाइल से भरी टॉप स्टोरीज अगर इन्हें कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। तो हमारा मकसद भी यही होता है कि इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए ताकि आपके मसाइल, शहर के मसाइल, हम सब के मसाइल हल हो सके। इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर और हमारे असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्लाह करम। आपका इंट्रो सुन रहा था कि पॉजिटिव रहें और अखबार पढ़ रहा था तो अजीब सा लग रहा था कि किस तरह से पॉजिटिव रहें। आपने आगाज ही अच्छे तरीके से कर दिया, अल्लाह का करम, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला का करम होगा। लेकिन देखिए जो लोग कर रहे हैं उसको मैंने पॉजिटिव देखने की कोशिश कर रहा था कि मुस्तहिक मरीजों के फंड में से कितने करोड़ का घपला जो है वो किया, तो कुछ लोगों के जेबों में पैसे गए, उनको खुशहाली मिली। एक पॉजिटिव सोच है ना। और अब वो लोग जो हैं वो माशरे में इज्जतदार और माशरे में अच्छे मतमल घरानों में उनका शुमार होगा, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। लेकिन हमने दूसरा रुख भी तो देखना है। नहीं, मैं तो एक ही रुख, आपने क्योंकि कहा कि आप पॉजिटिव सोचें, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि ये 75 करोड़ रुपया जो है ये इसने कितनी फैमिली को खुशहाल किया होगा। आप सोचें कितने बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे होंगे, बेगमात अच्छे मेकअप्स कर रही होंगी, अच्छे कपड़े पहनेंगे और लोग उनको कहेंगे। सोचने का मैंने नहीं कहा था। अच्छा नहीं, इतना ज्यादा पॉजिटिव सोचने का। जो लोग मरीजों का भी पैसा खा जाते हैं, ये कब्रों से मुर्दे निकाल के भी खा जाएंगे। सही कह रहे हैं आप। ये है असल में वो करप्शन जो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी मौजूद है, हमारे सियासतदानों के अंदर भी मौजूद है और माशरे के जो दूसरे शोबे हैं उनमें भी मौजूद है कि हम किसी को बख्श नहीं रहे हैं, और अगर हम नहीं बख्श रहे तो वो बख्शनहार भी नहीं बख्शेगा। बिल्कुल आपने ये बात सीधी बात है, बिल्कुल आपने सही कोई कहा। दूसरी
आपने कहा दूसरा रुख देखें, तो दूसरा रुख ये है कि यहाँ तो आप दौलत भी कमा लेंगे, यहाँ घर बना लेंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छे मेकअप कर लेंगे, अच्छे बच्चों को स्कूलों में पढ़ा लेंगे। इसका जवाब कौन देगा? जो मरीज़ बिना दवाई के सिसक मर जाएगा, उसका मर्डर आपके सर पे होएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आमिर भाई, पहली खबर हम बढ़ जाते हैं पहली खबर की तरफ। मुस्तहिक मरीजों के लिए फंड्स में करोड़ों का घपला, हेल्थ अथॉरिटी में 75 करोड़ की बंदरबांट। अब ये घपला किसने किया और क्या ये वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है? ये हमेशा चीज़ें पाई जाती हैं, इनको छुपा लिया जाता है, अंदर ही अंदर पैसे जो हैं उनको इधर उधर बांट दिया जाता है, और फिर जो मुखय्यर हजरात दिल खोल के आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं इन कामों में, कार खैर में, सवाब की नीयत से, तो उनकी ये एक अच्छाई कहाँ जाती है? ये कोई अच्छाई नहीं है। वो आप किसी का माल, आप बहुत बड़े रॉबिन हुड हैं। मतलब आप समझ ये रहे हैं कि आप लोगों का पैसा खा के कुछ गरीबों को खाना खिला देंगे तो आप बहुत ज़्यादा सखी कहलाएंगे और अल्लाह के घर में उसकी बहुत। हराम के पैसे का हज और उम्रा भी कबूल नहीं है। वो हज और उम्रा भी समझें आप ये कि वो हराम मौत गया। बिल्कुल सही कहा आपने। आप अल्लाह को अपने घर में भी ऐसे लोगों का आना पसंद नहीं है। हम चले तो जाते हैं, बस इधर से लूट मार की, उधर से पैसे खाए, चले गए। कबूलियत जो है उसने अपने पास रखी है। बिल्कुल। तो मैंने ये आपसे पहले कहा कि अगर आप लोगों को नहीं बख्श रहे, आप मरीजों को नहीं बख्शते, आप मुर्दों को नहीं बख्शते, कैसे तवक्को करते हैं कि अल्लाह हमें बख्श देगा? बिल्कुल नहीं बख्शेगा। इस जहान में भी आपको इसकी सज़ा मिलेगी और अगले जहान में भी आपको सज़ा मिलेगी। बहुत सारी मिसालें मेरे सामने हैं, बहुत सारी मिसालें हम दुनिया भर में देखते हैं कि जिन लोगों ने अपना हराम पैसा कमाया, बाद में वो पैसा उनके आमिर भाई, सभी लोग देखते भी हैं लेकिन उससे कुछ सीखना बहुत बड़ी बात है। ये सीखने वाले लोग हम क्यों नहीं समझते कि अगर आज इस स्टेज पे मुस्तहिक अफराद वो लोग हैं तो कल हमारे पे भी ये वक्त आ सकता है। ये दुनिया जो है तब्दीली का, तगय्युर का नाम है, चीज़ें बदलती रहती हैं, हालात कभी भी एक से नहीं रहते हैं। क्यों आप ये समझ लेते हैं कि बस जो हम हैं वो हम ही हैं, हम पे कभी बुरा वक्त नहीं आ सकता? मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें जब आप सोचना शुरू कर देना तो कहीं ना कहीं चीज़ें बुराई का खात्मा होना। इंसान हसारे में है और इसीलिए है। आज आप ओल्ड होम्स में जाइए, जो जिन लोगों ने ये करप्शन की है वो प्लीज़ एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें ओल्ड होम्स का, और वहाँ पर बैठे पुराने सरकारी मुलाजमीन से ज़रूर मिलें जिन्होंने अपनी औलाद के लिए कहा जी हम तो अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं। बाद में औलाद ने उनके साथ क्या किया वो एक लंबी कहानी है। हमने एक दफ़ा मैंने चलाई थी तो ख़ुद भी मैं अपसेट रहा था कि इस बंदे ने सारी ज़िंदगी जो है बाय हुक बाय क्रुक जो है पैसा कमाकर अपने बच्चों को आला तालीम दिलाई, बाहर भिजवाया, यहाँ पर अपनी बेटियों की शादी की, लेकिन ना वो उसके काम आए। और आज वो ओल्ड होम में अकेला बैठा रोता है कि जी मैंने इनके लिए हराम कमाया था और मेरे वो औलाद जो है जो हराम का खाना खाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे वालिद कहा करते थे कि अगर गंदगी का एक कतरा पूरे दूध के कढ़ाई में गिर जाए तो पूरा दूध नापाक हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए ज़िंदगी में अगर आप बचना चाहते हैं तो हराम कमाई से बचें। बिल्कुल। और इस खबर की डिटेल मैंने पढ़ी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर के अफसरान ने तनख्वाहों और पेंशन की अदायगियों में भी करोड़ों रुपए, कम रकम नहीं है। इससे ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बच जानी थी। हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी कैसा है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सस्ती अद्वियात ख्वाब बन के रह गई हैं, अस्पतालों में जगह नहीं मिलती। आपने ये पढ़ी तो पेंशन देखें, पेंशन वाले कौन है? इनके भाई बहन, बिल्कुल, जो इनके साथ काम करते रहे, अब रिटायर हुए तो उनका भी पैसा खा गई। बिल्कुल अपने भाई का गोश्त भी खा, इसमें कुरान पर आयतें मौजूद हैं, हदीस मौजूद हैं, आप तो अपने भाई का गोश्त भी खा रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर आप तवक्को करेंगे कि आप आखिरी वक्त में दाढ़ी रख के तौबा कर लेंगे और अल्लाह कबूल कर लेगा? अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। जो हमने गुस्ताखियाँ, जो हमने नाफरमानियाँ अल्लाह की हैं, जो बंदों का हक खाया है वो अल्लाह ने माफ़ नहीं करना, वो बंदों ने माफ़ करना है। बिल्कुल। तो अगर बंदे मौजूद नहीं है, मुस्तहिक मरीज़ अगर मर गया है बिना दवाई के और बिना किसी टेक केयर के, तो उसका कसूर तो माफ़ नहीं होना। वो तो आपको दफ़ा 302 ऊपर लिखी गई, ऊपर लिखी गई है। बिल्कुल। ये सोचें, ये सबको सोचना चाहिए, ये सबको सोचना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं, ये जब तक आप अपने अंदर से नहीं सोचेंगे, तहिया करेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि ये दुनिया मकाफाते अमल है, आज नहीं तो कल आपको इसका हिसाब देना है,
तब तक पता नहीं कौन से लोग हैं जिनका ज़मीर भी उनको जगाने की कोशिश नहीं करता। आमिर भाई, ये तो चीज़ें रियलिटी हैं, समझने वाले समझ सकते हैं तो अपनी आखिरत संवार लेंगे। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, अब ये इतना बड़ा इंकशाफ तो हो गया, हजारों ऐसे इंकशाफात होते हैं, फाइलों में दबके रह जाते हैं, क्यों इस पर जिम्मेदारान जो हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करते? क्यों अपने ही लोगों को बचाया जाता है? तो फिर इस तरह के जो मरीजों के लिए फंड्स रखे जाते हैं इनको खत्म कर दिया जाए। देखो, इनको ना हम रोजाना, आपने सही कहा, बहुत सारी स्टोरीज देते हैं। अली नामे तो खुसूसन देते हैं, ऑडिट पैरा लग गया, इतने करोड़ का घपला, इतने अरब की जो है बेज़ाब्तियाँ। हमने दूध की रखवाली पे भी बिल्ला बिठाया हुआ है। असल में मसला ये है कि इसके लिए जो कमेटियां बनती हैं उसमें भी हमारे भाईबंद ब्यूरोक्रेट्स मौजूद होते हैं जो अपने दूसरे पेटीबंद भाइयों को बचाते हैं। अगर आप पुलिस की करप्शन को पुलिस वालों से ही इन्वेस्टिगेट कराएंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? इसी तरह ब्यूरोक्रेसी है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आप ब्यूरोक्रेसी को ही लेकर आते हैं, तो वो माशरा जो है वो इस तरह से, तो वो अपने कहेंगे कि मेरा, क्योंकि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा कुलीग, मेरा बैच फेलो, ये सब मेरे उसी कॉमन के हैं, तो मैं इनको क्यों ना बचाऊं। जब एक को बचाने की कोशिश करते हैं तो सब बच जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो यही है, क्योंकि टॉप पर हम एहतसाब नहीं करते हैं, निचली सतह पर वो हम अक्सर देखते हैं कि वो 5,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। तो ये जो 75 करोड़ है ये भी रंगे हाथों है। बिल्कुल। पकड़ेगा कोई? इसको पकड़ेगा कौन, इसका जवाब दे कौन है? आमिर भाई, मुझे इस खबर को वाइंड अप करना है। एंड पे हमेशा जब इस तरह के इंकशाफात होते हैं तो मैं जरूर एक चीज पूछती हूँ, कहाँ गए वो मेरिट के दावे? कहाँ गए वो इंसाफ फराहम करने के दावे? कहाँ गए वो जो हम दूसरी पिछली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, मेरिट का राग गलापते हैं, इंसाफ की बात करते हैं? कहाँ है ये सब कुछ? वो इंतखाबी नारे हैं जी, वो इंतखाबी नारे हैं, तब्दीली है। वो मैं कल एक फुटेज भी देख रहा था, कोई सिंध के गवर्नर जो है वो उनकी सोशल मीडिया पे खासी वायरल हुई वो कुत्ता जो है वो सफर, अब आज उन्होंने कह दिया वो कुत्ता नहीं, मेरी फैमिली थी। अब इस पर आप मेरिट बयान दे दिया और उन्होंने गाना गाया था, तब्दीली आई रे, तो तब्दीली आ गई। सही कह रहे हैं, ये तब्दीली है और वाकई इस तब्दीली ने क्या हाल कर दिया है, सभी को तब्दील करके रख दिया है, वो भी सबके सामने है। फिलहाल एक अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे, वजीर आला पंजाब से पीपल पार्टी के। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारे पास अहम खबरें जिनसे आपको अपडेट किया। ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो बात होगी लाहौर की सकाफत की पहचान जिसे बसंत कहा जाता है, कहा जाता था, और वाकई ये वो त्यौहार था जो कि लाहौर की पहचान था। लेकिन इसके हवाले से क्या अहकामात जारी किए गए हैं और इससे लाहौरियों के तासुरात क्या हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर हमारे पास है जी, महंगाई पर महंगाई और अवाम परेशान इससे आ चुकी है। ताबड़तोड़ महंगाई, चीनी, दालें, घी जायद निर्खों पर फरोख्त। आमिर भाई, हमारी कोशिश, जब हम न्यूज़ भी हमारी सारी प्लान हो रही होती हैं, आप भी असाइनमेंट पे सबको भेजते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये चीज़ें कवर करें जो आवाम के मसाइल हैं, और इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला आवाम का यही है। अन्ना, सच्ची बात बताऊँ, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं वो चीज़ें कवर कराऊँ, रिपोर्टर्स को वो असाइन करूं जो आवाम को खुशी फराहम करे। ऐसी लाइट आप मुझे ये भी बता दें, ये आपकी ख्वाहिश तो है, ये ख्वाहिश पूरी कितनी दफा दिन में होती है? नहीं होती। कोई चीज़ जो है वो सस्ते होने को नहीं आ रही। गवर्नमेंट जो है ये माफियाज के नाम पर आई थी कि जी माफियाज के खिलाफ काम करेंगे। इस गवर्नमेंट ने, सॉरी टू से, माफी के साथ बात करता हूँ, सबसे ज्यादा माफिया को नवाजा है। सही कह रहे हैं आप। इन्होंने कहा जी पेट्रोल माफिया को नहीं छोड़ेंगे, पेट्रोल माफिया की बात मानी। उसके बाद अब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके मुनाफे में मजीद इजाफा करने जा रहे हैं। वो मुनाफा गवर्नमेंट की जेब से नहीं जाना है, बिल्कुल सही कह, वो ना खान साहब की जेब से जाना है ना किसी और की, वो हमारी जेब से जाना है। उसके मुनाफे में इजाफा कर रहे हैं। चीनी माफिया के खिलाफ इन्होंने बात की, चीनी महंगी कर दी। इन्होंने होर्डिंग्स के खिलाफ बात की कि जी जो जीरा अंदोज माफिया इसको नहीं छोड़ेंगे। मुझे बताएं, आज मार्केट में आप अकबरी मंडी चले जाएं, लाहौर में सबसे बड़ी मंडी वही है, वहाँ चले जाएं, वहाँ आपको होल्डर्स का राज नजर आता है। वहाँ आज भी दालों पर सट्टा होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए आमिर भाई, किसी टाइम में हम ये सुना करते थे, अच्छा फलां बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब है, गोश्त नहीं खा सकता, दाल सब्जी पे गुजारा कर रहा है वो। अब दाल सब्जी पे भी जो गुजारा नहीं करेगा वो क्या खाएगा? ना, और घर में दाल पकी तो आमना कहती है कि ये आप क्या गरीबों वाला खाना पका। मैं तो खैर, मैंने क्या डांटना था, मेरी बेगम ने उसको डांटा। उसने कहा खबरदार, तुमने ये बात की आइंदा से। हाँ। तुम्हें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने लोगों को ये भी मुयस्सर है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें पता है इसका रेट क्या है?
सही कह रहे हैं अब ये बात जो है वो मेरे ऐसे दिल को लगी। मैंने कहा कि ये तो हमारे माशरे में तो लोग, हम तो लंगर खानों पर लाइनें लग गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अब तो लोगों को खाने को दाल, आपने सही कहा, दाल रोटी भी मैसर नहीं है। बहुत बुरा हाल है। और गुर्बत के मारे लोग जो हैं उन पर मज़ीद महंगाई का तूफ़ान जो है वो रोज़ लाया जाता है। बिल्कुल ऐसे। घी वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने आपसे कहा कि दालों पर सट्टा हो रहा है और अकबरी मंडी में खुले आम होता है। होल्डर्स जो हैं वो दाल को स्टॉक करते हैं, उस पर सट्टा खेलते हैं और उसके बाद उसको निकाला जाता है। वहाँ पिस रही है, कहीं पे कोई गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं। गुड गवर्नेंस तो रहने दे एक तरफ रही, गवर्नेंस नाम की भी चीज़ नहीं है। किसी का किसी जगह पर कोई कंट्रोल नहीं है। आमिर भाई मुझे ये बता दें, ये जो इतना बड़ा सिस्टम बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, ना तो कोई मेन मार्केट जैसे अकबरी मंडी का आपने जिक्र किया, वहाँ जाना कोई गवारा नहीं करता, वहाँ से रेट क्या निकल रहे हैं, दुकानों पर क्या आ रहे हैं। ये जो सिर्फ एक हम कार्रवाई देखते हैं ज़बानी जमा खर्च के लिए, दिखाने के लिए कि फ़लाँ स्टोर पे कार्रवाई की, सरकारी निर्खनामा देखा, मयार देखा, ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहाँ हैं? ये क्यों? आप मुझे बताएं, आपने कभी खबर देखी हो, आपको तो अरसा हो गया इस अखबार को डिस्कस करते हुए, बिल्कुल, कभी आपने खबर देखी हो कि अकबरी मंडी पर छापा और वहां पर Never प्राइस ever. से ज्यादा कभी कीमत भी बेचने नहीं। पर उन्होंने पकड़ लिया हो? कभी भी नहीं। पकड़ेंगे किसको? गली मोहल्ले में जो परचून वाला दुकानदार, नहीं है। बिल्कुल। हमारे वहाँ मोहल्ले में हक स्टोर है, उसने दालें शालें रखनी बंद कर दी। मैंने पूछा क्यों? कहता भाई अकबरी मंडी में ये रेट है और हमें एक पर्चा थमा दिया जाता है कि आप इस रेट पे बेचें, मैं 5 रुपए किलो कम पर कैसे बेच दूं? बिल्कुल सही। आप मुझे समझा दें। अब वो छापा आया, 2 दफा आया, मैंने उनको समझाया कि भाई अकबरी मंडी से ये देखे पर्ची है मेरे पास, बिल्कुल, वहां से इस रेट पे लेके आया हूँ। उन्होंने नहीं माना, मैंने रखनी बंद कर दी। अब फिर क्या करे कोई ना? अब मतलब आप हर रोज फाइन, भारी जुर्माने, दुकान की बंदिश छोटे, आप हाँ, नहीं छोटे अफोर्ड छोटे कर दुकानदारों को सकते करते हैं बिल्कुल। ये। अब बड़े दुकानदारों की तरफ तो जाते भी नहीं है ना, जो असल में सारे इसके हैं जिम्मेदार, उनकी तरफ कोई नहीं जाता है। हम सब्जी की छोटी दुकानों पे जाएंगे, जो सब्जी के आड़ती बैठे हैं, उनसे कभी किसी ने पूछा कि भाई तुमने पूरी की पूरी ट्राली इस भाव पे ली और उसको किस भाव पे बेच आपने दिया? ये चीज जैसे मेंशन की कि डीसी जब थे कैप्टन उस्मान, तो वाजिद वो खुद मंडी में जाते थे, रेट जब वहां से निकलते थे उसकी निगरानी की जाती थी। हम इस चीज को दोबारा रिवाइव क्यों नहीं कर सकते? जब आप कह रहे हैं आपने महंगाई कंट्रोल करनी है, आवाम के लिए सहूलत लेकर आनी है, वो सहूलत के नाम पे जो सहूलत बाजार थे उनका क्या हाल है वो भी सबके सामने है। बंद होने को जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बंद हो गए सहूलत बाजार। वो अच्छा हुआ बंद हो गया आमिर भाई। हाँ, वहाँ पे भी देखिए ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड का मामला है। और आप इनकी रेट लिस्ट भी देखें ना, तो उसमें लिखा होता है सेब अव्वल, काला कुल्लू ये रेट, सेब दोम, अगर आपने सेब सौंफ, ये अच्छी सारा चीज ड्रामा लेनी है तब आपको पैसे ज्यादा ही देने पड़ेंगे। ये जब तक हम फ्रॉम फील्ड टू मार्केट जो है सिर्फ किसान का हक नहीं देंगे उसको। सही कह रहे हैं आप। उसको अच्छे रेट पे मिले, लोगों को एक्सेस हो, ऐसी मार्केट हो जहाँ पे किसान अपना सामान खुद लाकर बेचें। छोटे काश्तकार आए, बड़े काश्तकारों के लिए चले, वो तो बड़े पैमाने पे करते हैं। यानी वो लोग जब तक नहीं आएंगे और ये मिडल मैन वाला रोल जो है इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूँ इस मसले का कोई हल नहीं है। आमिर भाई मुझे सिर्फ ये बता दें, ये चीज़ें मैनेज करना क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपके प्राइस कंट्रोल इलाकों की बुनियाद पर कैटेगरीज बना कर जाएँ, चेकिंग करें, चेक एंड बैलेंस रखें, रिपोर्ट, कोई सज़ा जज़ा का निज़ाम, क्या ये वाकई बस से बाहर है? शहर बहुत बड़ा है, लोग इनके पास कम है कि ये काम ही नहीं करना चाहते? अच्छा बस सुनो, छोटी सी वो है, अमलों का दारोमदार नीयत नीयतों पर पर है। अच्छा, इसमें सिर्फ नीयत का जो है वो अल्लाह ताला ने क्यों कहा कि आपका जो भी अमल है उसमें सिर्फ नीयत जो है वो अगर बेहतर होगी तो सब कुछ हो जाएगा। अब अमल जो मर्जी करते रहे, आपकी नीयत नहीं है ना तो वो काम ठीक नहीं होगा। आप ऐलान करते रहें, जुबानी जमा तफरीक करते रहें, आप लोगों को डांटते रहें, नौकरियों से मुअत्तल करते रहें, आपकी नीयत नहीं है इसको ठीक करना, क्योंकि आप आवाम में वो शौर देना नहीं चाहते, उसको उसी दाल रोटी के चक्कर में रखना चाहते हैं कि वो इसी चक्कर में रहे कि सारी ज़िंदगी उसने कमाना क्या है, बच्चों को खिलाना क्या है। और हमारे मोस्टली लोग तो बेचारे इसी चक्कर में पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार देते हैं। उनको माशरे में बेहतरी के अमल की तरफ लाया ही नहीं जाता। अगर वो बेहतरी की सोच की तरफ आएंगे तो वो फिर उंगली उठाएंगे, वो कहेंगे कि ये कहाँ की तब्दीली है, वो कहेंगे कि ये कहाँ का अच्छा निज़ाम था, वो नवाज शरीफ पर भी उंगली उठाएंगे, वो इमरान खान पे भी उठाएंगे, वो सब पर ओपोजिशन हुकूमत सब पर बात करेंगे, उस बात पर आना नहीं चाहते हैं। आप देख लो, हमारी सिर्फ हुकूमत ही नहीं, ओपोजिशन भी अवामी मसाइल की तरफ नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
वो कभी ब्राडशीट के मसले पे फंसी होती है, बिल्कुल कभी सही कह पनामा रहे के मसले में फंसी हुई है, कभी वो हुकूमत गिराने में, और कभी वो लॉन्ग मार्च पे। जो असल अवामी मसाइल हैं, जो दालें हैं, सब्जियां हैं, गोश्त है, पेट्रोल है, घी है, इस पर नहीं आएंगे। इस पर वो क्यों नहीं आते? इसकी सिर्फ वजह है कि ये इशराफिया है, और सारी इशराफिया इकट्ठी है, इसमें ना कोई तब्दीली है, ना कोई सब जहरीली है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा है। और ये अवाम के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन चुका है, दर्द सर बन चुका है। हुकूमत अपना काम कर रही है, ऑपोजिशन अपना काम कर रही है, एक दूसरे पर जो है वो तनकीदी निश्तर बरसाए जा रहे हैं, खूब जम के सियासत सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अवाम कहाँ स्टैंड करती है? जिनके वोट की ताकत से आज हुक्मरान भी हैं, ऑपोजिशन का भी कोई नाम है, समझ से बाहर है कि अवाम का पुरसाने हाल कौन है। ये चीज़ें बस हम यही कह सकते हैं कि वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो रहम करे, इसके अलावा हल कोई नहीं नज़र आ रहा। फिलहाल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर हमारे पास है। शहर में कोरोना के वार और एक ही दिन में 18 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए हैं। 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, यानी ये वो हिकमत अमली है जो कि अब अपनाई जा रही है, और ये स्मार्ट लॉकडाउन को असल मायनों में अब स्मार्ट लॉकडाउन समझना भी है और इसको इम्प्लीमेंट भी कराना है। दूसरी जानिब एक कहीं ना कहीं जो उम्मीद की किरण भी हमें नजर आती है, वो लोग जो हैं वो वैक्सीन भी करा रहे हैं। आमिर भाई, इस वैक्सीन की इफादियत बताइएगा, इसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो असल में है क्या? एक अगर अच्छी चीज को लेकर आया जा रहा है तो ये प्रोपेगेंडा असल में क्यों किया जा रहा है, ये बताइएगा। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा सिर्फ इस वैक्सीन के खिलाफ नहीं हुआ। दुनिया में जब भी कोई नई वैक्सीन आई, उसके खिलाफ इसी तरह के कि इसकी, और सबसे बड़ा अहम इख्तियार उनके पास ये है कि इसमें तौलीदी अफालियत जो है वो कम हो जाती है। ये प्रोपेगेंडा आपको पोलियो के वैक्सीन के अंदर भी यही प्रोपेगेंडा नज़र आएगा। आपको आयोडाइज नमक आया, उसमें भी आया कि इससे आपकी तौलीदी अफालियत जो है वो कम होगी, और यही प्रोपेगेंडा अब उन्होंने कोरोना के हिसाब से भी जारी कर दिया। और हम क्योंकि जो हैं बहुत ज़्यादा इस हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, वही हुआ हमारे साथ कि हमने ये प्रोपेगेंडा किया, लोगों में नई से नई बात चली जाती रही, और उस प्रोपेगेंडे में ना सिर्फ हमारे माशरे के लोग बल्कि बाहर के लोग भी शामिल हुए। बिल्कुल। और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आपने खुद वैक्सीन कराई, अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, मैंने ये वैक्सीन कराई, और उसमें मेरा तो खैर वो जो एंटीबॉडीज़ बनने चाहिए थे वो बने भी नहीं। इसका मतलब ये है कि शायद उस वैक्सीन में, अच्छा, लोग जो इससे जुड़ी बातें हैं उनको सुन के परेशान हो रहे हैं कि हमें ये वैक्सीन नहीं करानी चाहिए। तो जब आपने ये वैक्सीन कराई, आपके ज़हन में बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं मुझे वैक्सीन करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? जब ये वैक्सीन होनी थी, मैं तो ऑफिस की तरफ से ये था कि अगर आप कराना चाहते हैं तो कराएं। तो जो शख्स ने सबसे पहले हाथ उठाया था एक मीटिंग के अंदर कि ये वैक्सीन करानी चाहिए, वो आमिर रज़ा था। ज़बरदस्त। मैंने कहा था कि जी बिल्कुल ये वैक्सीन होनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो लोगों में तासर दिया जा रहा है, जो सोशल मीडिया के अंदर जो बातें हैं, और आपको पता है कि सोशल मीडिया की बातें उस तरह से सॉलिड नहीं हैं। ये एक हेयर सेल्स टाइप चीज़ है, अफवाहों की तरह से ये गर्दिश करती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें मुझे तो ऐसा कोई अच्छा, वैक्सीन कराने के बाद आप क्या समझ रहे हैं कि आपको एहतियात की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमें ये भी पता चलता रहता है कि आपको भी फाइन हो रहे हैं क्योंकि आप एहतियात नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, वैक्सीन करा ली तो अब एहतियात नहीं करनी? मुझे जितने फाइन हुए उसकी अगर लिस्ट अगर निकाल ली जाए तो मेरा ख्याल है 99.9% जो है वो फाइन इसलिए है कि वो सामने एक बंदा बैठा है, उसने मास्क नहीं पहना हुआ, तो आमिर रज़ा को फाइन कर दिया। तो उसके रिस्पॉन्सिबल आमिर भाई आप हैं भी तो आमिर सही भाई ना? जो हैं वो इस हर बात के तो रिस्पॉन्सिबल देंगे। अब ये एक मसला है। अब वो आपकी टीम के लोग हैं ना? मेरी टीम के लोग हैं सब। अब आप अगर असाइनमेंट डेस्क को हेड कर रहे हैं, वहां पर कोई भी ऐसी चीज नजर आती है कि कोई एसओपी को फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? आप ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैंने कभी कुछ कहा तो नहीं, देखिए मैं एहतियात करता हूँ। लेकिन आपने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि आप इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। तो मैंने किया। 125 रुपए फाइन किया अपने साथ वाले को, वो भी मैंने किया। सही। देखें, ये तो मेरे लिए भी सेफ्टी है। मैं अपने सामने किसी ऐसे शख्स को जिसने मास्क ना पहना है, इवन मैं आपको बताऊं, मैं बाहर भी जाऊं, कैफेटेरिया में भी जाऊं, वहाँ भी लोगों से ये बात करता हूं कि भाई चलते फिरते भी आप मास्क पहनो। बिल्कुल। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे कहा था हम नमाज पढ़ने जाते हैं
तो उसमें भी एक मुनासिब फैसले के साथ नमाज पढ़ते हैं। सही। तो एहतियात सबके लिए ज़रूरी है। मैंने वैक्सीन कराई तो एहतियात की वजह से कराई, सही। कि मुझे डर था, मैं कोरोना पेशेंट था, मैंने हॉस्पिटल में 20 दिन गुजारे हैं ना, और मैंने वहाँ पे लोगों के हालात देखे, हमारे अपने भाई दोस्त शाहिद का मैंने हालत देखी है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी और सेहत अता फरमाई और वो आज हमारे साथ ही काम करते हैं। बट वो जो उनकी कफ़ियत थी वो रुला देने वाली थी, डरा देने वाली थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं ही क्योंकि अंदर उस वक्त हॉस्पिटल में था, तो मैं बार बार जाता था, जब उनकी हालत देखता था तो मेरे अपने हवास जो थे वो बाख्ता हो जाया करते थे। तो ये बात ये कहना कि मैं एहतियात नहीं करता, हाँ अगर मेरे पीछे है तो मेरे पीछे वाली आंख नहीं है, उसने मास्क नहीं पहना है तो मुझे नज़र नहीं आता है सम टाइम। और वैसे भी आजकल मेरी एक आंख का मसला चल रहा है जिसका अभी तक इलाज नहीं हुआ, मैं वो इलाज भी करवाना ये चाहता हूं। कहीं आप बचने के लिए फाइन से तो नहीं कह रहे हैं? बचने का यहाँ फाइन से कौन बच सकता है? वो कहते हैं मौत से किसकी जारी है, आज तेरी और कल मेरी बारी है। यहाँ पे बाकी आंखें जो है वो बहुत ज्यादा तेज हैं और वो पकड़ लेती हैं कहीं ना कहीं। आमिर भाई मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि सबसे पहले आपने हाथ उठाया वैक्सीन के लिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को इस चीज के लिए कायल करना मुश्किल लगा आपको? क्या बहुत ही मुश्किल है जी। मैं अपनी मिसेस को, अपनी बेटी को अभी तक कायल नहीं कर पाया हूँ। सही। वो कहते तुमने करा ली ना, बस ठीक है। मैं उनको कायल नहीं कर, मैं अगर अपने घर वालों को कायल नहीं कर पाया तो मैं लोगों को कैसे कायल करूंगा? इस पर मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाई। यानी इसका मतलब ये है कि फिर जो इससे जुड़ी चीजें हैं कहीं ना कहीं लोग उसको हकीकत समझते हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारे माशरे के बड़े लोग हैं, जैसे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, जैसे गोहर इजाज साहब हैं, जैसे और बहुत सारी नामवर शख्सियत, गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने जिस तरह से वैक्सीन कराई और उसको हम लोगों ने उसकी तशहीर की, उससे माशरे पे बहुत ज़बरदस्त इम्पेक्ट आ सकता है। और उसमें मैं समझता हूँ कि जब मैं फुटेज देख रहा था कि जब चीफ जस्टिस अपनी फैमिली के साथ गए तो मैंने अपनी फैमिली को बिठा के मैंने कहा जी ये देखिए, अगर चीफ जस्टिस वैक्सीन कराने जा रहा है तो ये लगनी है सबको, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये सबको लगवानी है, अगर वो लगवा रहे हैं तो आपको भी लगवानी चाहिए। तो किसी हद तक वो उनको इस बात पर कायल, ये इस तरह की खबरें जो हैं वो मैं तो कहता हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरफ मोटिवेट करना चाहिए कि लोग लगवा रहे हैं वैक्सीन और वैक्सीन अपनी फैमिलीज के साथ लगवा। बिल्कुल। तो इसमें कोई ऐसी हार्मफुल ठीक है, वैक्सीन तो लगवाने के लिए जिस तरह हम सब जो है इस चीज़ को कह भी रहे हैं कि यह कहीं ना कहीं आपकी अपनी सेफ्टी से जुड़ी चीज़ें जो हैं जिनको लोग जो है वो प्रोपेगेंडा भी इसके खिलाफ कर रहे हैं, उस पर भी आमिर भाई मैं एक दफ़ा फिर से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा केयर की बात करते हैं, हम बहुत ज़्यादा एहतियात की बात करते हैं, अपने इर्द गिर्द का माहौल जितना मैक्सिमम सेफ रख सकते हैं हम वो रखने की बात करते हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या समझते हैं? किस तरह से आप ये यकीनी बनाते हैं कि जब तक आप दफ्तर में हैं आपने एसओपी की खिलाफ वर्जी नहीं होने देनी है? हाँ, इसके लिए बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि हमें सबको, सिर्फ मुझे मेरी तो जिम्मेदारी ज़्यादा है, दफ्तर के बाकी लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए, माशरे के लोगों को भी सोचना चाहिए, शहर के लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम लोगों ने एक दूसरे को बचाना है, हमें एक फासले पे सब लोगों से मिलना है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इसको हमेशा ऑन भी करता हूँ कि अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो मुझे जुर्माना होता है। तो मैं अभी भी हंस रहा था, इसी बात पे हंस रहा था कि मुझे खुशी है कि चले मुझे जुर्माना हुआ, दूसरे को तो ये एहसास हुआ कि भाई मुझे मास्क पहनना है। अगर मुझे होगा, मुझे पता है कि यहाँ हमारे एक दिलशाद बेग साहब हैं, वो जब मास्क ना पहने तो उनको जुर्माना किया जाए ना 25 रुपये भी, तो वो इतनी तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि आपको नहीं पता ये 25 रुपये मेरे लिए कितने अहम हैं। और वो उस पर तो फिर और वो 25 रुपये आपकी वजह से जाते हैं? वो 25 रुपये लाजिम बात है, जुर्माना मैं करूँगा तो मेरी वजह से जाएंगे। सही। तो वो उनके रिएक्शन से बाकी लोगों को भी एहसास होता है कि मास्क पहने। तो मैंने देखा है कि जल्दी जल्दी सब एक को जुर्माना करें, सब मास्क चढ़ाना शुरू कर देते हैं। सही। और आज से मेरा ख्याल है कि मैं ये काम जो है इसको ज़रा तेज़ करता हूँ ताकि दूसरे शोबों में बैठे हुए लोगों को भी जो है जुर्माना करो। वैसे मैं रोज़ाना एक राउंड लगाता हूँ, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, जब भी मैं नमाज के लिए उठूँ तो जिसने मास्क ना पहना हो उसको मैं कहता हूँ कि भाई अब अगर मुझे कोई मास्क पहने नजर नहीं आएगा तो वो भी मैंने आमिर भाई को आके बताना है कि आमिर भाई इस जगह पर इस डिपार्टमेंट में किसी ने मास्क नहीं पहना। वैसे तो आप देख ही रहे हैं, आप कह रहे हैं खुद भी मैं नजर रखता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई खिलाफ वर्जी हुई फाइन आपको हो जाना है, इसलिए आपने इस चीज का ख्याल जरूर। चले अपने जीप ऑपरेटर को तो फाइन करता हूँ मैं, अभी आज ही करता हूँ।
सही। उसने मास्क नहीं पहना, उसने मास्क नहीं पहना। तो एक हमें जो है, आप ये चीजें जो है ना थोड़े से एक्टिव इसलिए भी मुझे लगते हैं कि आपको कहीं फाइन ना हो जाए। मुझे लगता है घर जाते जाते तक ना आपकी अपनी फाइन की लिस्ट एक बहुत लंबी हो जाती है, नहीं, जिसकी वजह से आप एक्टिव हो जाते नहीं है ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं क्योंकि कोरोना पेशेंट रहा हूँ, हाँ। मैंने ये बीमारी झेली है, तो इसलिए मुझे इस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं मास्क मैं आपको पता है मेरी जेब में हमेशा 2 मास्क होते हैं। सही। एक जो मैं घर से लेके आता हूँ, एक मुझे ऑफिस से मिलता है। अच्छा, ये और खुद इस वक्त भी मेरी जेब में है या फाइन्स का और कैमरे की आंख का डर है? ये देखें 2 मास्क, सही। 2 मुख्तलिफ रंगों के। सही। एक मैं घर से लेके आया, एक मुझे ऑफिस से मिला। अगर ये टूट जाएगा तो मैं ये पहन लूंगा, और एक मेरे दराज में पड़ा होगा। सही। तो ये नाज़रीन वो सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है जो हम सबको समझनी है। बिल्कुल हम सबको समझनी है। और एहतियात सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने मास्क पहनना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपने हाथों को बार बार धोना है। तो ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आपको बताएं कि हमारे इर्द गिर्द माहौल हम इस तरह से जो है यकीनी बनाते हैं कि हमने मोहतात रहना है। तो ज़रूर आप भी एहतियात कीजिए। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। खबर यह है कि शहर लाहौर की पहचान जिसे बसंत कहा जाता था, और मैं कहती हूँ कि एक बड़े लेवल पे यहाँ पे कारोबार भी होता था, एक मुकम्मल तौर पर पहचान बन चुकी थी, सकाफत का हिस्सा भी थी। लेकिन अब चूंकि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हो चुकी है, वाज़ेह अहकामात भी जारी किए हैं, पतंगबाजी करने वाले जेल जाएंगे, सख्त कार्रवाई भी होगी। यहाँ पर जितने लोग इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं, सबकी नज़रें टीवी पे, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट, और सभी मुझे लगता है कुछ उससे जुड़ी यादें जो हैं वो सोचना शुरू हो गए थे। ऐसे ही है ना। ये तो गाना देख के तो खुश हो रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो मुझे ऐसे लगा जैसे दिल बुझ सा गया। बसंत एक ऐसा त्यौहार जिसको हम जब से पैदा हुए इसी त्यौहार के अंदर घूम रहते थे। वो ईद की तरह इंतजार रहता था। ईद से भी ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे याद है कि मेरे मामू की बेटी की शादी उन्होंने बसंत वाले दिन रख ली, तो हम मम्मी से लड़ पड़े थे कि नहीं हमने नहीं जाना। सही। हम नहीं जाएंगे, बसंत वाले दिन कौन शादियां रखता है। हाँ, बसंत एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके लिए आप सब खुशी के इवेंट दूसरी तरफ, बसंत के लिए एक तरफ। और सबसे बड़ी ज्यादती अंदरून शहर के साथ आज तक एक वाकया अंदरून शहर में नहीं हुआ। बसंत अंदरून शहर की थी, अंदरून शहर से छीन ली गई। आज भी अगर सिर्फ अंदरून शहर तक महदूद कर दी जाए तो बसंत उसी तरह से फेस्टिवल पूरे शहर को दावत है, आए, हमारी छत हाजिर है, हमारे मोहल्लेदारों की छतें हाजिर हैं। अंदरून शहर में कभी कोई वाकया नहीं हुआ, जितने वाकयात हैं वो बैरून शहर हुए। मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया भर में जो फेस्टिवल्स हैं उनके लिए जगह महसूस हैं, वो वहाँ पर होते हैं। ओलंपिक्स जो है वो ओलंपिक्स विलेज के अंदर होती है, वो पूरे शहर के अंदर नहीं होती। अभी टोक्यो ओलंपिक्स होंगी या बीजिंग ओलंपिक्स होंगी या लंदन ओलंपिक्स आप देख लें तो विलेज के अंदर है। इसी तरह ये बसंत सिर्फ अंदरून शहर का त्यौहार था, जिसको नज़र लग गई बैरून शहर रहने वालों की कि उन्होंने ऐसी डोर और ऐसी तंदी और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल, केमिकल इस्तेमाल किया कि लोगों के गले कट गए। अगर गवर्नमेंट सिर्फ इस पर पाबंदी लगाए कि बैरून शहर में नहीं, अंदरून शहर में एक रात के लिए, सिर्फ एक रात के लिए बसंत मनाई जा सकती है, और उस दौरान उस एरिया में जिसको सर्कुलर रोड कहते हैं वहाँ पर बाइक का दाखिला मना है। भाई थोड़ी सी हम आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि लोगों का रवैया जो था इंतहाई गैर संजीदा, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े वाक़यात भी हुए, बहुत सारी जानें भी गईं। तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टेप मुझे लगता है कि ठीक भी उठाया गया है, लेकिन ऑप्शंस ऑल्टरनेट निकालने चाहिए, जो आपने भी बताया। ना मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अंदरूनी शहर में प्रॉपर्टीज खरीद रही थी सिर्फ बसंत की वजह से। जो जिनको पता था कि उन्होंने अपने गैर मुल्की मेहमानों को भी करना होता है। अभी आपने ये गाना देखा, लगा पेचा और कट गई डोर, और वो फरीहा परवेज का गाना, उसमें सारे शॉट्स अंदरून शहर के हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बसंत को जब भी दिखाएंगे अंदरून शहर की दिखाएंगे। बिल्कुल। आप उसमें जोहर टाउन, इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, डिफेंस इस तरह के इलाके नहीं दिखाते। बिल्कुल क्यों? ऐसे ही है। क्योंकि त्यौहार ही अंदरून शहर का था। सर्कुलर रोड पर एक रात के लिए मोटर बाइक का दाखिला मना करें। आप बहुत सारी रोड्स पर बहुत सारी चीजों का दाखिला मना कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है एक रात के लिए करें और अंदरून शहर में बसंत मनाएं। आपका गला कट जाए तो अहमद रजा का गला हाजिर है, किसी का गला नहीं कटेगा। बैरून शहर जो गुड्डी उड़ेगी उसके लिए थानेदार जिम्मेदार है, उसके लिए इंतजामिया जिम्मेदार है, उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। बट अंदरून शहर में अगर कोई वाकया नहीं हुआ तो उनसे ये बसंत क्यों छीनी गई? जिनका ये त्यौहार था वो हमारा त्यौहार था, अंदरून शहर के रहने वालों का त्यौहार था।
वो बैरूनी शहर वालों का नहीं था। अब वो ये कत्ल कर रहे हैं तो उसकी सजा जो अंदरून शहर को दी जा रही है, मैं उसके खिलाफ हूँ। अब इस पर जो लोग मर्जी कमेंट्स करें, इस प्रोग्राम को जब देखेंगे, यूट्यूब पे भी देखेंगे तो कमेंट्स करते हैं लोग, जो मर्जी करें। अच्छा, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि दोनों चीजें कवर की जाएं, जहां पर हम ऑब्वियसली इस हक में बिल्कुल भी नहीं है कि कोई इस तरह का नुकसान हो, ये चीजें रुकनी चाहिए। बहुत सारी जाने गई। आमिर भाई, बहुत सारे लोग अभी तक जिनका रोजगार ये था वो बेचारे अभी तक दुहाई दे रहे हैं। ऐसी ऐसी जबरदस्त, मैं इसी फुटेज को अगर आप ना दोबारा भी चलवा लें तो आप मैं आयशा से कहता हूँ ये दोबारा इसके शॉर्ट्स भी दिखाए। ऐसी ऐसी खूबसूरत पतंगे बनाने वाले कारीगर आज फारिग बैठे हैं। डोर लगाने वाले कारीगर जो हैं वो फारिग बैठे हैं। दुनिया भर से ऑर्डर्स आते थे उन लोगों को। मुझे याद है अंदरूनी शहर में पापा गुड्डी फरोश हुआ करता था यकबरी मंडी में। उसकी दुकान पे ऑर्डर्स बुक हुआ करते थे एक साल पहले के, कि उसने पतंगे बना के देनी है, गुड्डे बना के देने हैं, तीरे बना के देने हैं। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आपने लोगों से वो एक रात की खुशी भी छीन ली सिर्फ इस नाम पर कि जी मोटरसाइकिल जो है वो सवार की डोर लगी और वो उसका गला कट गया या बच्चे में, उसका अफसोस मुझे भी है बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसको अंदरून शहर तक महदूद कर दें एक रात के लिए, सर्कल रोड पर आप बैन कर दें कि जी मोटरसाइकिल नहीं आ सकती, तो इस मसले का बड़ा आसान है। बिल्कुल, हर चीज को प्लान करके आप उसके बेहतर नताइज भी हासिल कर सकते हैं और हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। जिंदगियां सबकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनकी हिफाजत भी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये त्यौहार, ये खुशियां, क्योंकि इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है, इतने ज्यादा लोग परेशान हो चुके हैं, तो ये त्यौहार दोबारा से बहाल करने की जरूरत है। जी तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद शो में आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में इंतहाई अहम मामले पर हम बात करने वाले हैं। तालीम आम करने के बड़े बड़े दावे किए गए थे कि तालीम आम की जाएगी। इसके बाद यकसा निज़ाम तालीम का वादा भी किया गया था, दावा भी किया गया था, और कहीं ना कहीं अभी हमने सुना कि वज़ीर तालीम वरादराज साहब ने ये भी कहा कि इस पर अमल दरामद होने के लिए प्लान भी बना दिया गया है। सस्ती तालीम, यकसा निज़ाम तालीम, तालीम आम करना, ये वो दावे हैं जो कि अवाम के साथ किए गए थे, वादे किए गए थे। वो किस हद तक हकीकत होते नज़र आ रहे हैं, फ़िलहाल ऐसा तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। कुछ कोरोना की वजह से सूरत हाल जो है वो इतनी परेशानकुन बन गई कि तालीमी इदारे फ़िलहाल अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं खुल सके हैं। तो तालीमी मयार कहाँ स्टैंड कर रहा है ये आप सभी लोग समझ भी सकते हैं, बल्कि वो पेरेंट्स बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जिनके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर घर में तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो किस लेवल की तालीम हासिल कर रहे हैं, किस हद तक पेरेंट्स उससे सेटिस्फाइड हैं। वो भी तासुरात हम अक्सर सुनते रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब भारी भरकम फीसें अदा करनी पड़ती हैं तब वालिदैन की परेशानी जो है वो दीदनी होती है। अब ये इतने सारे मसाइल, इस पे कल एक फैसला किया गया कि स्कूलों के लिए मख्तस जगह पर होटल, गेस्ट हाउसेस, सिनेमा घर, रेस्ट हाउस, पेट्रोल पंप, बैंक, प्लेलैंड, हॉस्टल, रिहायशी अपार्टमेंट और शादी हॉल्स बनेंगे। फैसले से स्कूलों के लिए मख्तस करदा जगह महंगी भी हो जाएगी, जिसका तमाम तर बोझ फीसों की मद पर वालिदैन में पड़ेगा। अब ये जो फैसला किया गया है, फीसें बढ़ जाएंगी, वालिदैन पे बोझ पड़ेगा, तो तालीम कैसे आम होगी, तालीम कैसे सस्ती होगी, यकसा तालीम कैसे आवाम तक पहुंच सकेगी। तो फिर ये बातें सिर्फ क्या ख्वाब रह जाते हैं, नारे रह जाते हैं, वादे रह जाते हैं जो कि कभी पूरे नहीं हो सकते। वो वादा ही क्या जो कभी वफा हो, यहाँ तो वो हालात नजर आ रहे हैं। खैर, इस मामले को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। जी, मोहसिन विर्क साहब जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, वो हमारे साथ तशरीफ फरमा है, और उनके साथ मियां रजाउर रहमान साहब हैं जो कि सर्विंग स्कूल एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम आगाज कर लेते हैं, क्योंकि तालीम का जो दावा किया गया था, जो वादा किया गया था, वो तो कहीं हमें सच होता नजर फिलहाल नहीं आ रहा। तो आपसे आगाज कर लेते हैं, बताइएगा इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? मैडम, ये जो LDA ने एक नया एक्ट अपना मुतारिफ कराया है, ये अभी तो बहुत दूर के ढोल सुहाने लग रहे हैं इनको, लेकिन अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी जाए या किसी एनालिस्ट से इसके बारे में पूरा एनालिसिस करवाया जाए तो वो ये बताएगा आपको, या मैं भी चूँकि इसी फील्ड का एक स्टूडेंट हूँ और पिछले 28 साल से बच्चों को पढ़ाने के शोबे से मुंसलिक हूँ, तो मेरा अपना ये एक एनालिसिस है कि ये तालीम लोगों के लिए बहुत महंगी करेगा। जो इनका प्लान है, इसकी वजह से आने वाले दौर में बच्चों को तालीम जिस प्राइस पे अभी अवेलेबल है, 2000 में भी स्कूल फ़ी दे रहे हैं,
स्कूलों की 3000 फीसें दे दे के तो अभी 4000 वालिदैन की भी कमर है। टूट चुकी है, तो इससे महंगी तालीम भी हो जाएगी। मैडम इसमें ना कैटेगरीज हैं स्कूल्स की फ़ी की। ठीक है। हाँ, मैं जिस कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ ये 5000 से कम फ़ी वाले स्कूल्स हैं। ठीक है। अगर आप इनको देखें ना तो ये ज़्यादातर जो है ये पे बैक करते हैं पेरेंट्स सही, को। सही। अगर 4000 को पेरेंट्स फ़ी दे रहा है तो ये उसको 3000 किसी ना किसी सूरत में पे बैक कर रहे होते हैं। कोई प्रॉफिट मार्जिन उनके रीजनेबल्स हैं। जो जिन स्कूल्स की आप बात कर रही हैं बड़े स्कूल्स, उनके वाकई प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हैं। उनको देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को उनके बारे में ज़रूर कोई अपनी एक पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। ये जो मैडम असर पड़ेगा ना एलडीए की स्कीम का, ये जो एलडीए जो नया एक्ट लेके आ रहा है ये छोटे स्कूल्स पे ज़्यादा पड़ेगा। ये बड़े स्कूलों को नवाजने की एक साजिश है और छोटे स्कूलों को इस फील्ड में से बाहर निकालने की एक साजिश है। तो हमें इस पे हुकाम बाला को नोटिस में लेके आना चाहिए ये चीज़ें कि इसको ज़रूर बगौर देखें। अदरवाइज अगर आप इसको, यानी गरीब के बच्चे के लिए तालीम हासिल करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल मुश्किल वो होगा। फिर ना तो तालीम आम हो सकेगी, ना तो यकसा तालीम निसाब का वो जो नारा था वो कहीं होगा, पूरा होता नजर आएगा। ये जो एलडीए का एक्ट है, कानून के मुताबिक इस एक्ट को कैसे देखते हैं आप, क्या कहता है कानून इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सबसे बुनियादी बात है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस मुल्क में प्राइम है, उसका आर्टिकल 25A ये कहता है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि वो 5 ईयर से लेके 16 ईयर तक के सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करे। सही। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं उनसे फ्री एजुकेशन तो दूर की बात है, जो ऑलरेडी मिलती हुई एजुकेशन है वो भी महंगी होती जा रही है। अब करंटली जो ये अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं ये बेसिकली सेक्शन 44 है जिसके तहत गवर्नर को इख्तियारात हासिल हैं एलडीए एक्ट 1975 के हवाले से कि वो कुछ भी बाईलाज में तब्दीलियाँ ला सकता है। बाईलाज डिफरेंट हैं, सही। लाइक के रोड्स के हवाले से भी हो सकते हैं, वो एनओसीज के हवाले से हो सकते हैं, उसके यूटिलिटी के हवाले से हो सकते हैं, उसकी बाउंड्री वाल के हवाले से हो सकते हैं। तो ओवरऑल तो शायद कोई अच्छा स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स 2014 में बेसिकली ये सारी अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट को अगर डीपली हम देखें तो वो जो स्कूल के लिए प्लॉट दिया था इन्होंने, हालांकि इन्होंने क्लैरिफिकेशन एक दी है जो इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है कि जी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, बल्कि हम शायद कुछ फीसिस रिड्यूस कर रहे हैं और ऑलरेडी एग्जिस्ट जो स्कूल कर रहे हैं उनकी कमर्शियलाइजेशन को कम कर रहे हैं, उनके ड्यूज़ को कम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं है। इस नोटिफिकेशन के अंदर वो जो उन्होंने रिलैक्स कर दिया है इस बात को कि वो प्लॉट कहीं भी यूज़ हो सकता है। आपके इल्म में क्या ये मामला है? जी बिल्कुल है मैडम, ये कल मैंने ही ब्रेक किया न्यूज़। और नहीं, वो जो क्लैरिफिकेशन दी गई है उस मैडम हवाले मैं से उसमें भी अर्ज करना चाहता हूँ क्लैरिफिकेशन ठीक नहीं है। मैं खुद कहूँगा कि सही, क्लैरिफिकेशन ठीक नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उस क्लैरिफिकेशन के बावजूद वो ये नहीं चाह ये रहे हैं कि उस पर इम्प्लीमेंट करवा लिया जाए, आम आवाम को पता ही ना चल सके कि उन्होंने अमेंडमेंट्स लेके क्या आए हैं। सही। वो जो अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं लेके आ रहे, वो इनडायरेक्टली लेके आ रहे हैं, तो उसका एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि स्कूल वाले प्लॉट पे चाहे आप सिनेमा बना दें। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे अवाम को दिए हैं और हमारा राइट है, ज़रूरी नहीं है कि एक अफोर्डिंग पर्सन के ही बच्चे सिर्फ स्टडी कर सके, बट जो एक बंदा सिर्फ रेगुलर अपने मीन्स के साथ काम कर रहा है उसके बच्चों का भी राइट है। और स्टेट ने खुद आर्टिकल 25A में जब कहा कि वो रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे तो यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए, यकसा वहाँ पे एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्टेट को खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो स्टेट ने तो बल्कि अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डाल दी और जिन पे डाली है उसको भी महंगा किए जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माहिर तालीम एज क्या देखते हैं आप, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, इस एक्ट को नाफिज कर दिया जाता है और वाकई ये स्कूलों की अराजी जो है ये यहाँ वहाँ इस्तेमाल हो जाती है, तो कितना नुकसान होगा? मैडम नुकसान तो बहुत होगा। सबसे पहले तो देखें वज़ीर आज़म साहब का एक विज़न है, उन्होंने अपना एक प्लान तरतीब दिया हुआ है जिसके तहत वो यकसा निसाब तालीम को भी लेके आना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें डैमेज होंगी, इससे बच्चे डैमेज होंगे, तालीम डैमेज होगी, टीचर्स डैमेज होंगे, स्कूल डैमेज होंगे, ओवरऑल सारा जो निज़ाम तालीम है इनके एक फ़ैसले से डैमेज होगा। और सिर्फ जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी फ़ैसला करती है वो सिर्फ लाहौर पे नहीं अप्लाई होता, बाद में वो बाकी जो जितने शहर हैं, जितनी और अथॉरिटीज़ हैं वो भी उसको सेम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये तो फैसले के असरात बहुत दूर तक जाएंगे और आप कह लीजिए कि सबसे पहला तो ये असर आएगा कि तालीम महंगी होना शुरू हो जाएगी। सही, तालीम महंगी होना शुरू हो जाएगी और इससे मज़ीद महंगी होगी तो लोगों का क्या हाल होगा
वो तो बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। LDA ने एक्ट में मंजूरी भी इसकी दे दी है। इससे पहले कोई तरीकेकार ऐसा नहीं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि लोगों को एतमाद में लेना, स्टेक होल्डर्स को जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको बताना, या डायरेक्ट ऐसे मंजूरी दी जा सकती है? नहीं, उसमें होता ये है कि जब कोई भी लॉ अमेंड करना हो तो जब ओवरऑल कोई ये चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं उसके लिए तो एक न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है, ठीक है, कि आप अपना इनपुट दे लें। लेकिन यहाँ पे अनलकीली चूँकि पावर्स इस तरह से डेलीगेट होगी हुई हैं कि गवर्नर्स के पास पावर्स हैं, सेक्शन 44 है, तो वो खुद से अमेंड कर सकते हैं, इन चीज़ों को रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन जो इनपुट लेना क्लियर तरीके से बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वजह यह है कि एट द एंड सारे लॉज बनाए इसलिए जाते हैं कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर रखने के लिए। तो उन लॉज को जब आप बनाएंगे तो आप उस एनवायरनमेंट के मुताबिक बनाएंगे। सही। अब एक सोसाइटी के अंदर आप वो प्लॉट ख़त्म कर देते हैं तो बच्चे वहाँ से पहली तो बात है ट्रैवल करेंगे, प्राइस के अलावा दूसरी ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, रोड पे रश बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे जो बच्चे रेजिडेंट हैं अगर उसी एरिया में उनके पास स्कूल होगा तो वो डेफिनेटली वहाँ पे ट्री प्लांटेशन की जा सकती है, उस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाया जा सकता है उसी सोसाइटी को। तो ये जो रोड्स की विड्थ कम कर रहे हैं और बाकी चीज़ें कर रहे हैं, इससे उल्टा नुकसान होगा। बिल्कुल। तो इनको जो हाइट बढ़ा रहे हैं तो नीचे देखें तो नीचे गाड़ियाँ उतनी बढ़ जाएंगी जितनी हाइट बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के इनको करना है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप करंट चीज़ के ऊपर फोकस करें और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट उसके इफेक्ट्स आने उनको आप बिल्कुल गौर ना करें। बिल्कुल, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ जुड़ी हैं। ना सिर्फ हम बार बार जो जिक्र कर रहे हैं कि फीसें बढ़ेंगी, बल्कि ये मसाइल भी हैं जो कि पहले सोचने भी चाहिए, प्लानिंग का हिस्सा भी बनाने चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली आई थिंक नज़रअंदाज किए गए हैं। कोई आप लोगों की जानिब से इस पर तजवीज़ दी गई है, इस फैसले पर कोई रद्द अमल दिया गया है? जी मैडम, पर्सनली कैपेसिटी में तो मैंने इस पे आर्टिकल्स भी लिखे हैं और फर्दर उनको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है। अभी जो आप गुफ्तगू फरमा रही हैं ना, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा और बहुत कुछ उन्होंने चेंज कर दिया। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बता दूं। अब जो इनका नया एक्ट आ गया उसके मुताबिक आप 4 कनाल के ऊपर हायर सेकेंडरी स्कूल खोल सकते हैं। सही। 4 यानी इस वक्त अगर लाहौर में कैलकुलेट किया जाए तो 6000 प्राइवेट स्कूल हैं, तो शायद उसमें से 50 होंगे जो 4 कनाल या इससे बड़े रकबे में हैं। बाकी जितने भी हैं 5950 जो हैं वो 1 कनाल में, 1.5 कनाल में, 2 कनाल में हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल आने जा रही है फ्यूचर में, बहुत जल्द आने जा रही है। होगा क्या कि इस हर्डल्स के दरमियान में हम इनके साथ बहस करेंगे, वो हमारे साथ करेंगे, सबसे पहले टाइम ज़ाया होगा। हमने जो टाइम बच्चों के ऊपर स्पेंड करना था वो हम जाके LD के ऑफिस में स्पेंड करेंगे, रिश्वत के दरवाजे खुलेंगे, मसाइल बढ़ेंगे। उसके बाद लोग जो आम स्कूल ओनर है उसके पास अगर इतने पैसे नहीं हैं तो वो स्कूल बंद कर देगा। और बड़े जो स्कूल ओनर्स हैं वो आके इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, 4-4 कनाल के कैंपस बनाएंगे, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और फीस ज़्यादा लेंगे, और इस सूरत में भी बच्चों को फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये तो मुझे ओवरऑल तालीम दुश्मन पॉलिसियां लग रही हैं। ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन बातें हैं कि इन्होंने किया क्या है। हम तो बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तब्दीली आ रही है। इमरान खान साहब का विजन है एजुकेशन में, यकसा निसाब तालीम जैसे वो लेके आए, ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक फैसला किया है। मैंने इसको यानी अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करें तो आपको अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अगर एक तरफ अच्छी चीज़ आ रही है तो दूसरी तरफ आप इतनी एक डैमेजिंग चीज़ लेके आ रहे हैं, वो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक महंगाई का नया दौर लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, तो इस पर जरूर तवज्जो करनी चाहिए। मसाइल लोगों के भी बढ़ जाएंगे और तालीम आम करने का जो एक ख्वाब है वो कभी पूरा होता नजर नहीं आएगा। हमने अब बात करनी है कि कानून क्या कहता है, रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तालीम को लेकर किस तरह से रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रियासत ने अपना रोल जो है वो प्ले करना है, और अभी हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। दोनों चीज़ों को रिलेट करते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहसिन विक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मियां रज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब कानून तालीम के हवाले से क्या कहता है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल तो हमें तालीम दुश्मन पॉलिसियाँ नज़र आ रही हैं। स्कूल्स जो हैं वह ख़त्म ऑलमोस्ट हो जाएंगे, इससे तालीम महंगी हो जाएगी, तो तालीम आम कैसे होगी, इस पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या कहेंगे मियां मोहसिन विक साहब? इसमें जो बुनियादी बात है कि इस गवर्नमेंट को सिर्फ अगर आर्टिकल 25A पे ही इम्प्लीमेंट करवा दे तो बाकी तो बाइलाज बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। अगर एक जनरेशन पीछे चले जाएं तो मोस्टली लोग जो है वो ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूदा हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल से स्टडी करके और फिर CSS करके आए हैं, तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया था। बिल्कुल। अब स्टेट जिम्मेदारी से बेसिकली भाग गई है, वो बजाय जिम्मेदारी पूरी करने के दूसरों के शोल्डर पे डाल रही है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल डालने के बाद फिर वो
जो रियलिटी से हट के उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल रही है कि एक गवर्नमेंट लेवल पे तो आप 4 कनाल छोड़ के 4 एकड़ में भी एक स्टेट चाहे तो स्कूल बना सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में पॉसिबल नहीं है कि आप उसी लेवल पे एक 4 कनाल में जाके करें। तो वो करने को तो हो सकता है, लेकिन फिर ऑब्वियसली उसकी कास्ट तो बच्चों के ऊपर आएगी और फीस बढ़ जाएगी। बिल्कुल। इसी ज़िमन में अल्लाह ताला जन्नत में घर दे कि डोगर साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट्स फाइल की हुई थी स्टेट के लिए कि जी आप स्टेट को हुक्म दें कि ये जो फ्री एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पूरी की जाए। लेकिन अनलकीली वो डेट्स और एडजमेंट्स और गवर्नमेंट की तरफ रिप्लाई ना आना, वो सारी चीज़ें मिलके तो एंड तक वो कुछ भी उनका रिज़ल्ट नहीं आ सका। तो उसमें मैं बल्कि एक और भी ऐड करना ज़रूर चाहूँगा इस सारी बात में कि जी एजुकेशन महंगी के अलावा ये मीडियम ऑफ जो एजुकेशन है उस पर भी एक फ़ाइनल चीज़ ले आएँ। सही। अगर एजुकेशन की बात करें तो एक बच्चे को आप सिर्फ उर्दू मीडियम में पढ़ाएं और एक बच्चे को आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं और बाद में लाइफ में उनको कहें कि आपस में आप एक कंपटीशन में एक जगह पे आ जाएं, तो वो नहीं आ सकते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक ऑर्डर पास किया हुआ है कि जी सारे कोर्ट्स के फैसले उर्दू में हुआ करेंगे। सही। तो कोर्ट अपने उन फैसलों पर भी अभी तक अमल नहीं करवा सकी है। सही। तो यहाँ पे जो बुनियादी चीज़ ये है कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल ऑनर्स हैं, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट वाले अदारे हैं जिन्होंने उन सारे लॉज के ऊपर अमल करवाना है, उनको प्रॉपर लॉ बनाने से पहले उनकी सीटिंग करवानी चाहिए, ना कि लॉ बन जाए और उसके बाद ये प्लानिंग कहीं नजर नहीं आती। तो इसका नतीजा ये है ना कि हर जगह पर डिफरेंट चीजें आपको नजर आ रही हैं। एक लॉ में जब अमेंडमेंट होती है तो एक जो लॉ नोइंग पर्सन है वो भी तब समझ पाता है कि जब उसकी सारी अमेंडमेंट्स को एक दफ़ा वो एक बुक की शक्ल में सामने रख के और प्रॉपर वर्किंग करके समझे। तो एक आम आदमी तो उसको जज ही नहीं कर सकता कि वो करने क्या जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी बेसिकली वो जो क्लैरिफिकेशन है, अगर मैं इस प्रोग्राम के लिए ना होता तो शायद मैं भी गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन को ही मान जाता कि जी स्कूल वाले तो शायद अपने बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं और अदरवाइज मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात करूंगा कि बात सारी जो है वो इस वक्त क्लियर है कि जो वो जो प्लॉट है वो उसके बाद वो बाइंडिंग नहीं रह गया स्कूल के लिए। सही। तो जब बाइंडिंग नहीं रह गया तो ऑटोमेटिकली किसी पर्पज के लिए यूज हो गया। ये नहीं कह रहा कि स्कूल के लिए यूज नहीं हो सकेगा, लेकिन अदर देन अगर वो स्कूल यूज हो जाता है तो फिर तो वहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो एजुकेशन है वो महंगी होगी, वहाँ पे अवेलेबिलिटी बल्कि सिर्फ ना सिर्फ महंगी होगी बल्कि अपॉर्चुनिटीज भी खत्म हो जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज भी खत्म हो जाएंगी। मुझे ये बताएगा मियां रज़ाउर रहमान साहब, इज़ इट पॉसिबल कि यकसा निज़ाम तालीम आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तमाम स्कूलों में? जी मैडम, बिल्कुल पॉसिबल है और यकसा निसाब तालीम की पहली कड़ी है यकसा निसाब तालीम। सही। यकसा निसाब तालीम सिंगल नेशनल करिकुलम इस साल इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। बड़ी मेहनत से बनाया है फेडरल गवर्नमेंट ने और उनके साथ शफकत महमूद साहब, मैडम वजीहा कमर साहिबा और ताहिर रफ़ीक साहब ने बड़ी मेहनत से बनाया, क्योंकि मैं उनके साथ काफ़ी देर लिंक्ड रहा हूँ और मैं देखता रहा हूँ कि किस तरह वो प्रोसेस करते रहे हैं और बहुत अच्छी काविश है। और अगर आप उसको जब थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो आपको लगेगा कि जो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए ना वो इसमें मौजूद है। 21st सेंचुरी की स्किल्स मौजूद हैं, आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है इसकी सारी स्किल्स मौजूद हैं, लाइफ स्किल्स पूरी उसकी डिटेल्ड है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी अहादीस तर्जमे के साथ उसमें करवाई गई हैं। कुरान करीम का नाजरा और नाजरे के बाद 6, 7, 8 क्लास में जाके उसका तर्जमा, जो कि हमारी बहुत बड़ी एक पहले मिसिंग रही है, तर्जमा डाल दिया गया। ये बड़ी एक खुशाइंद बात है, आपकी मेरी हम सब की ख्वाहिश थी कि हम तर्जमा पढ़ें, हमारे बच्चे तर्जमा पढ़ें, समझें अपने दीन को और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करें। तो ये इसके अंदर बड़े अहम फैक्टर्स आ रहे हैं जो मुझे लगता है कि एक नई जनरेशन आएगी इसको पढ़ने के बाद, एक बड़ी अच्छी कौम आएगी जो एक सिविलाइज्ड कौम कहलाएगी और हम मुकाबला कर सकेंगे बाकी कौमों का। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी एक पॉजिटिव मूव रहेगी। इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, हमारे पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लिया और इसको विजन को ये समझ लिया कि शायद ये सिंगल बुक हम देंगे। तो इस साल उन्होंने अनाउंस किया कि कोई पब्लिशर बुक प्रिंट नहीं करेगा, हम किसी को NOC नहीं देंगे और हम खुद एक बुक जारी करेंगे और सिंगल बुक होगी, तमाम स्कूल वो पढ़ाएंगे, चाहे वो 500 फीस ले रहा है चाहे वो 50,000 ले रहा है, तमाम लोगों को वो फॉलो करना पड़ेगा। ये उनका फैसला बिल्कुल ऐसे ही था कि एक लाइब्रेरी हो और उसमें बहुत सारी बुक्स पढ़ी हों और उसमें से आप एक निकाल के दे दें कि आप सारे बच्चे ये पढ़ेंगे, किसी और बुक को हाथ नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने बड़ा एक अजीब सा फैसला किया। उस पर फिर मैंने गुजारिश की और वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लेते हुए कल एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि वो फौरी तौर पे तमाम स्कूल्स को, तमाम पब्लिशर्स को NOC जारी करेंगे और सिंगल बुक कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा, सिंगल नेशनल करिकुलम है और वो बहुत एक बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो उसको गलत यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया। सही। मुझे ये बताएगा मोहसिन रज़ा साहब, यकसा निज़ाम तालीम की, यकसा निसाब की जब हम बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें मुश्किल हैं, इनको इम्प्लीमेंट करवाने में भी टाइम लगता है। इस पे
कानून क्यों नहीं उस तरह से हरकत में आता? क्योंकि बेसिकली आप कानून के तहत ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका हक रह जाता है। क्यों गरीब का बच्चा अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकता, अच्छी बुक्स नहीं पढ़ सकता? इसमें कानून क्यों हरकत में उस तरह से हमें नज़र नहीं आता? बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कवानीन बनाए इसलिए नहीं जाते हैं कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। कवानीन बनाए इसलिए जाते हैं कि जो लोग उनसे पीछे रह गए हैं वो गलती से आगे ना आ पाए। सारी चीज़ों में जब अमेंडमेंट्स लेके आते हैं तो ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने नहीं रखते हैं। उन ग्राउंड रियलिटीज़ में सबसे पहली चीज़ ये देखनी होती है कि आया कि वो जो कानून है उस पर अमल भी हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। अगर आपके पास उस लेवल के टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है जिस लेवल का आप निसाब देना चाह रहे हैं, तो पहले मरले में आप टीचर प्रोड्यूस करेंगे, और ऐसा है भी, ना कि आप पहले मरले में ये पाबंदी लगा देंगे कि टीचर को भी ना आता और क्लास लेना शुरू कर दे, तो कैसे उन बच्चों को पढ़ाएगा। कवानीन बनाते वक्त लाजमी उनको फेज़ वाइज बनाना चाहिए। सही। कहाँ पे पहले मरले में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और कहाँ पे सेकंड में, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होने चाहिए। और स्टेट की बात फिर वही मैं जो बार बार रिपीट करूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एजुकेशन पे आ जाए तो 4 कनाल छोड़ के 4 एकड़ में भी अपने स्कूल बनाए। और जितने पुराने गवर्नमेंट के स्कूल आप देखें तो खुले जगहों पे होते थे। हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है कि स्कूल के लिए चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को खुद फैसिलिटेट करनी चाहिए। उसके ऊपर अपनी मॉनिटरिंग ज़रूर रखे अगर रखना चाह रही है, लेकिन उन सब फैसिलिटीज़ को पॉसिबल भी बनाया जाए वहाँ पे। बल्कि प्लाट जो स्कीम्स के अंदर हैं उनकी मेजरमेंट में इजाफा किया जाए कि स्कूल के लिए भी फिक्स हो और उसकी मेजरमेंट भी ज़्यादा हो। सही। तो तब जाके ये चीज़ें सारी प्रॉपर आ सकेंगी। और जब कानून बनाया जा रहा होता है तो उस स्टेज पे स्टेक होल्डर को ज़रूर बुलाया जाना चाहिए, ना कि कानून बनाने के बाद किसी फोरम से उसके में प्रोटेस्ट आए और फिर उसमें भी उसकी रियलिटीज़ को नहीं देखा जा रहा। हमारे यहाँ वैसे आम तासुर और रवैया यही है कि बाद में चीज़ें देखी जाती हैं, जब लोग बाहर निकल आते हैं, एहतजाज होते हैं, मसाइल से दो चार हो जाते हैं, उसके बाद चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की, जानने की कोशिश की जाती है। मियां रज़ाउर रहमान साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो PCTB सिंगल बुक लेकर आ रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सिंगल बुक को रोक दिया गया है। फ़र्ज़ करें कि ये आ जाती और इसका इम्पैक्ट होता, तो एक बच्चे को मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, अपने स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, वो इस वक्त अगर 4 क्लास में पढ़ रहा है तो PCTB जो आपको बुक 5 क्लास की दे रहा है वो 4 में मेरा बच्चा पढ़ चुका है, 3 में पढ़ चुका है, उसको वो रिपीट करनी पड़ती। और इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें सिंगल बुक आ जाती और तमाम बच्चों को ये सिंगल बुक पढ़नी पड़ती, तो बच्चों का एक डिफरेंट बच्चे होते हैं। बाज़ बच्चे एवरेज होते हैं, बाज़ एक्सेलेंट होते हैं, बाज़ आउटस्टैंडिंग होते हैं। एक बच्चा एक टॉपिक को 1 घंटे में पढ़ता है, एक बच्चा एक टॉपिक को 10 मिनट में भी पढ़ लेता है, एक बच्चा एक टॉपिक के साथ बहुत सारी चीज़ों को कोरिलेट कर लेता है, एक बच्चा किसी चीज़ को कोरिलेट नहीं कर सकता। तो वो जो कोरिलेट कर लेता था, जो एक्सप्लोर करता था, जो वर्ल्ड देखना चाहता था, उसके माइंड को मुखीद करने की कोशिश की गई, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ। और उसको अब सिंगल बुक नहीं आ रही, हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है। तो अगर ये आ जाती तो फिर हमारे लिए बहुत मसाइल पैदा होते हैं, हमारे बच्चों के लिए बहुत होते हैं। एक तरफ हम चाह रहे हैं कि बच्चे को पूरी दुनिया दिखाएं, उसको आसमान दिखाएं, उससे कहें कि चॉइस करो, जिस स्टार पे जाना चाहते हो चले जाओ, और बाद में हम उसको कहें नहीं एक कमरे में रह जाओ, हमने इस कमरे से आपको बाहर नहीं जाने देना। तो ये अजीबो गरीब इन्होंने एक मंतक की। फेडरल कह रहा है कि आप उसको आसमान दिखाएं, ये कह रहे हैं कि नहीं उसको कमरे में बंद कर दें। तो ये अल्लाह फैसलों में तजाद से जो है वो थोड़ा सिचुएशन खराब हो जाती है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? स्कूल भी खुलने जा रहे हैं, तो कुछ स्कूल खुलने के हवाले से आपका मैसेज होगा? जी मैम, बिल्कुल स्कूल खुलने जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा वालिदैन से भी कि अपने बच्चों को प्रिपेयर करें। अब स्कूल जब खुलने जा रहे हैं इंशाल्लाह अब स्कूल बंद नहीं होंगे और स्कूल रेगुलर खुलेंगे। आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से हमने जितनी भी पहले रिक्वेस्ट की हैं वज़ीर आज़म साहब को और दूसरे लोगों को, वो सब कबूल की गई हैं। आपके प्लेटफॉर्म से एक और रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि बच्चों को आप लगातार पढ़ने दें, 6 दिन स्कूल पूरा आने दें। आप पहले एक दिन ऑल्टरनेटिव डेज में बच्चे आते हैं, उससे तरतीब खराब हो जाती है, की भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैडम स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। आपने देखा है कि स्कूल ने पहले भी कितने अच्छे तरीके से SOPs पे अमल करवाया है। 6 दिन एक्चुअली जब बच्चा एक दिन आता है, एक दिन छुट्टी करता है ना, वो आज वर्किंग मोड में आया, कल वो स्लीपिंग मोड में चला गया, फिर वर्किंग मोड में लेके आए, फिर स्लीपिंग मोड में चला गया। हमें बड़ी दिक्कत पेश आती है, बच्चे भी कुछ लर्न नहीं कर पाते हैं। तो अब मेरी गुजारिश वज़ीर आज़म साहब से ये है कि सारे फैसले वो ठीक करते हैं। हमारे बाकी लोग तो फैसले करते हैं अपनी अपनी चॉइस से, वो मेरिट पे फैसले करते हैं कि आप बराए मेहरबानी बच्चों को रेगुलर स्कूल आने दें। आप छोटे शहरों में तो कोरोना के केसेस ना होने के बराबर हैं, वहाँ पे भी और बड़े शहरों में भी 6 दिन लगातार स्कूलिंग करें ताकि बच्चों का जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए हम अपनी भरपूर कोशिश करें और अच्छे नताइज ले सकें। सही। क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? कोरोना के साथ अब जीना पड़ेगा जी,
सही। जब इसके साथ जीना है तो फिर इसके साथ रहते हुए हमें अपनी पॉलिसीज़ बनानी है। और उसमें मेरे ख्याल में जो स्टेट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ना सिर्फ के प्राइवेट हाउसिंग स्कीम को पाबंद कर रहे, बल्कि स्टेट खुद ऐसे प्लॉट जो है ऑक्शन में लेके आए और एक्वायर करके दे कि जो सिर्फ स्कूल पर्पज़ के लिए ही हों, सही, ताकि उन प्लॉट्स के ऊपर सिर्फ स्कूल बन सकें। सही। फिर उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम हो, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो मुरीदके तक से बच्चे डेली आते हैं यूनिवर्सिटी और जाते हैं, तो उनको ऑप्शन पूरी मिलती है पढ़ने की। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उनकी और जो स्कूल में उनके लिए जगह का बंदोबस्त है, बुनियादी चीज़ें यही दो अगर कर दे स्टेट। सेकेंडली जो पॉलिसी बनाए कम से कम 10 साल के लिए फ्रीज कर दें, सही, सबसे पूछ के बनाएं और 10 साल के लिए फ्रीज कर दें, बच्चों को भी पता हो, बाकी लोगों को भी पता हो, कोर्ट्स को भी पता हो कि जी इसके ऊपर बार बार चेंजिंग से मसाइल ही बढ़ते हैं और कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आसानी पैदा की जा सके, ये जो मुश्किलात बढ़ाने की कोशिश की जा रही हैं इससे जुड़े मसाइल क्या हैं वो उजागर किए जा सके ताकि लोगों की मुश्किलात किसी हद तक कम हो सकें। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान से, और इस तरह के लोग मैं आपको स्पेशली कहना चाहूँगी कि बहुत प्राउड फील होता है। ना सिर्फ पेरेंट्स का प्राउड होते हैं ये लोग, ये बच्चे, बल्कि पूरे मुल्क को कौम का प्राउड होते हैं। कहीं ना कहीं बैठे बैठे आपके लिए आसानी इतनी बना देते हैं, पर ये आसानी ये कैसे बना देते हैं, ये कैसे ये सब चीज़ें प्लान कर देते हैं, ये सोच के आपको हैरानी भी होती है, खुशी भी होती है। तो हमारे मेहमान जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी। मोहम्मद हुज़ैर अमान ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि साइबर किड है और बहुत ज़बरदस्त कारनामा भी इन्होंने सर अंजाम दिया है, वो भी आगे चल के बताएंगे। सबसे पहले हम हुज़ैर को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। फिट। हुज़ैर, मेरी आपसे मुलाकात हुई थी आज से कुछ साल कबल, और आप तब छोटे से बच्चे थे और तब आपको बुलाया गया था माशाल्लाह से। तब भी आपका कारनामा हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया था और ज़बरदस्त तब भी आपने कारनामा सर अंजाम दिया था। ये जो आप नया से नया कुछ करना चाहते हैं, करते रहते हैं, दौड़ आपकी लगी रहती है, किस तरह सब कुछ कर लेते हैं, क्या प्लान करते रहते हैं? रोबोटिक्स मेरा पैशन है। तो इसी में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं। जब लास्ट टाइम आया था उस वक्त हैंड गेस्चर कंट्रोल डिवाइस थी, बिल्कुल, कि आपके हाथ के इशारे से कोई भी डिवाइस चल रही है। तो अब जो है वो IoT गीजर है। तो मैं ये समझता हूँ सब कुछ अल्लाह का प्लानिंग है, तो मैं उसके ऊपर सिर्फ चल रहा हूँ, बाकी सब कुछ अल्लाह की इस प्लानिंग। दफा हुज़ैर ने क्या किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ जी। मोबाइल फोन से गीजर जो है वो चला सकते हैं ये, और इसकी मदद से 50% ईंधन भी बचाया जा सकता है, पानी भी गर्म करता है। ये प्रोजेक्ट इस वजह से बनाया कि गैस का मसला बहुत ज़्यादा है। ये कैसे आपको पता चल गया? छोटे बच्चे जो है आपकी एज में, उनको तो ये मसाइल इतने क्लिक कर ही नहीं रहे होते। मैं ज़्यादातर ना रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता हूँ। अब मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अगर ला के सोसाइटी में दूँ जो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी एक प्रॉब्लम है कि रात को चार्ली मैंने पेट रखा हुआ है तो वो भौंकता है, हाँ। तो उठ के जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो मैंने कैमरा और एक लाइट फिट कर लिया कि सिर्फ उसी की आवाज़ पर ऑन हो। तो ये अब हर किसी की प्रॉब्लम नहीं है, तो ये उस तरह यूज़ नहीं होगा। लेकिन जो IoT गीज़र अब मैंने डेवलप किया है, तो अब हर किसी की सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि उनको इशू होता है कि सर्दी में उठ के जाना ऊपर, गीज़र ऑन करना, या फिर गैस की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, गैस यूज़ हो रही है उसकी वजह से। तो ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मैंने अभी एक छोटा सा प्रोजेक्ट डेवलप किया। छोटा सा प्रोजेक्ट, तो मुझे अपने प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स बताएं। कब सोचा, कितना टाइम लगा, क्या क्या हर्डल्स आई, क्या क्या चीज़ें थी जिनको बहुत बारीक बीनी से देखा, जहां पर आपको लगा कि शायद ये पूरा भी हो सकता है या नहीं हो सकता? हर्डल्स भी आई थी, बाकी साथ में काम भी चलता रहा। मेरा पैशन है रोबोटिक्स, तो उसमें फिर आपको ये नहीं होता कि आप थक हार मान लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अराउंड 1 मंथ लगा था मुझे टोटल बनाने में, और बाकी इसमें सारे सेफ्टी मेजर्स को रखते हुए, सब चीज़ों को रखते हुए इसको फिर मैंने आगे डेवलप करना शुरू किया था। बाकी इसमें फीचर जो है सबसे मेन वो ये है कि आपका जो रेगुलर गीज़र है ना, उसमें पायलट हर वक्त चल रहा होता है। बिल्कुल। तो जो मैंने बनाया उसमें आप पायलट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फायर किसी वजह से बंद भी होगी, हवा की वजह से, ठंड की वजह से, गैस ठंडी हो गई है, तो ये ऑटोमेटिकली गैस को ऑफ कर देगा, गैस की लीकेज कंट्रोल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये सेंसर लगे हुए उसमें, वो देख सकता है। बाकी आपके पानी का टेम्परेचर भी बताएगा कि इस वक्त पानी 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो आप इस पर सेट भी कर सकते हैं सही कि 40 डिग्री के बाद जाके ऑफ हो जाए। सही। इसके साथ बाकी टाइमर भी है, 10 मिनट बाद ऑन हो जाए या फिर थोड़ी देर बाद ऑन हो जाए, इस तरह करके डिफरेंट टाइमिंग भी है। बाकी इसमें डिफरेंट सेफ्टी फीचर रख के इसको डेवलप किया। सही, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो बहुत इससे हैरान भी हो रही हूँ। सीरियसली आई एम सरप्राइज कि आपने ये सब कुछ कैसे कर लिया है। अब मुझे ये बताइएगा, मोबाइल फ़ोन की मदद से ये आपने करना है क्या?
होता है ना, बच्चे आपको देखते हैं, इंस्पायर होते हैं कि हम भी कुछ नया करें। आगे क्या क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कुछ आगे की प्लानिंग भी कर रखी है? आगे मेरा ये प्लान है रोबोटिक्स फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में ब्रॉड जाके लर्निंग्स लेनी है, फिर उसके बाद आके पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। इंशाल्लाह। क्योंकि अभी रोबोटिक्स का पैशन है तो आगे भी इंशाल्लाह रोबोटिक्स की फील्ड में ही काम करना है। अच्छा, सब लोग कर सकते हैं क्या ये? बच्चों के लिए क्या आपका होगा मैसेज कि हम कितना टाइम दे सकते हैं, किस तरह से चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं? आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ इस तरफ? अब ये मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है तो मैं इसमें काम करता हूँ। कोई अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट ना करते, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सपोर्ट ना करते, तो शायद मैं आज इस मुकाम पर ना होता। वो कहते कि यार तूने डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर फील्ड में शायद आज मैं इस मुकाम पर ना होता। तो उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि रोबोटिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं बहुत महंगे हैं। बिल्कुल। तो मेरी अपनी पॉकेट मनी क्या, पापा के भी पैसे वगैरह लगते हैं, तो बहुत से कंपोनेंट सड़ भी जाते हैं किसी वजह से, मेरी कोई गलती हो गई, बाकी चीज़ें होगी। तो आपका पैशन होना चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स के लिए यही पैगाम है कि आगे जाके वो कहते हैं जॉब नहीं मिल रही, उनके लिए एक छोटा सा पैगाम है कि मैं इंस्पायर उन लोगों से होता हूँ जो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। सही। तो एक खराद मशीन के मास्टर हैं, उनकी एज अराउंड 93 इयर्स है। अच्छा। मेरे दादा अबू से भी बड़ी उनकी एज है। अच्छा। तो वो अपनी फील्ड में इतने एक्सपर्ट है कि अभी भी काम कर रहे हैं और उनके दिल को बैटरी लगी हुई है, फ़ोन नहीं रख सकते जेब में। अच्छा। तो अभी मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ कि वो अभी तक काम कर रहे हैं, डिफरेंट लैब्स वगैरह के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बना कर दे रहे हैं। तो बाद में लोग कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही। हाँ। ये सब कुछ होता है आपके पैशन का, आपकी स्किल्स का। तो अपनी स्किल्स डेवलप करें। सही, ये बहुत ज़बरदस्त बात की है कि आपको स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत होती है। मुझे ये बताइएगा, स्टडी डिस्टर्ब नहीं होती है? पेरेंट्स ये नहीं कहते हैं कि अच्छा इस तरफ सारा लगे रहते हो, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हो? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको इस पर टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, आपको हर टाइम सोचना है, कुछ आगे बढ़ के नया करना है, तो स्टडी नहीं डिस्टर्ब होती है? देखिए, सब कुछ बेसिक टाइम मैनेजमेंट पे करता है। तो मैंने अपने पेट के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, गिटार प्लेयर भी हूँ, गिटार भी फ्री टाइम में प्ले कर लिया, और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी देखनी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। तो सब कुछ टाइम मैनेजमेंट होता है। स्कूल की स्टडीज़ भी कर लें, दिन के टाइम वो कर लें, रात को फिर सारी रात फिर यही करना। तो रमज़ान में मोस्टली यही होता है कि रात सारी जागता हूँ, तो फिर अगली अफ्तारी में जाके सो जाना, सहरी में उठना, इस तरह करके आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। सही। तो हम आपको उज़ैर ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो दिखाते भी हैं कि असल में ये काम किस तरह से ये एप्लीकेशन करती है। जी, तो नाज़रीन देख लिया आपने, डिटेल में खासा बताया है उज़ैर ने कि किस तरह से ये काम कर रहा है। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए आपका? आखिरी मैसेज यही है कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट रहें, हाँ। पाकिस्तान का नाम रोशन करें फ्यूचर। और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, साथ उनकी इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं? देखें, ग्रेड्स के ऊपर अगर मेरे पेरेंट्स कहते हैं ना कि अगर तेरे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आएगी तो हमने तुझे आगे करना है, तो इस तरह अगर कुछ होता, पेरेंट्स अगर फोर्स करते कि फर्स्ट पोजीशन आएगी तो तूने काम करना है, तो देखें अगर मैं फर्स्ट पोजीशन ले लूँ तो फिर मैं अपनी फील्ड में उस तरह एक्सपर्ट नहीं होऊंगा। मैं अपनी चीज़ें टाइम मैनेज कर रहा हूँ। बाकी स्कूल में मेरी 70 अबव रहती थी, अब तो मैं प्राइवेटली ओ लेवल कर रहा हूँ, तो स्कूल में मेरी 70 अबव रहती थी। वो पापा ने भी कुछ फोर्स नहीं किया कि तेरी फर्स्ट आनी चाहिए, सेकंड आनी चाहिए। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए और बाकी बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। बच्चों को भी जो है वो इस चीज़ की तरफ आना चाहिए, पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सो अभी ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। आपने मुलाहिजा की और प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे इस तरह से बढ़ाएंगे कि गुलकारा हदीका कयानी को तो आप सभी लोग जानते हैं और उनकी खूबसूरत आवाज़ के सभी लोग मुतरफ भी हैं, लेकिन कुछ नए अंदाज के साथ वो सामने आई हैं और कव्वाल भी बन गई हैं, और हमने सोशल मीडिया पर उनकी कव्वाली की धूम भी देखी, तो कुछ मनाजिर आपको भी दिखाते हैं। गुलकारा हदीका कयानी का ये नया अंदाज मुझे तो बहुत पसंद आया है। आई होप आप लोगों की भी बहुत पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, जिसमें मेरे पास हैं जी डिफरेंट मोबाइल रेट्स। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने मोबाइल खरीदना है तो कुछ मोबाइल रेट्स हमारे पास हैं, आपके साथ शेयर कर देते हैं। ओप्पो रेनो 4 प्रो मोबाइल है, कीमत है इसकी 84,999 रुपये। नेक्स्ट मोबाइल है जी ओप्पो R17 Pro, 79,999 रुपीज में ये आप खरीद सकते हैं। ओप्पो F11 Pro 54,999 रुपीज इसकी प्राइस है। ओप्पो F17 Pro 51,999 रुपीज में आप खरीद सकते हैं। मोबाइल रेट्स आपने जान लिए हैं, आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं अपना अगला सेगमेंट, जान लेते हैं आज के भाव क्या है।
जीशान सफदर मार्केट में मौजूद हैं। जीशान, बताइए सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आज के रोज़ सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा गया, जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पे देखा जाता है। बात की जाए तो कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमत में थोड़ी कमी हुई है, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। बात की जाए कमी वाली सब्जी की तो आलू की कीमत में 1 रुपये सिर्फ कमी हुई है और आलू आज के रोज़ 27 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्च की कीमत में 5 रुपये इजाफा हुआ है, जो कि 187 रुपये आज के रोज़ सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मुख्तस की गई है सब्ज़ मिर्च की कीमत। इसके साथ बात की जाए प्याज की तो प्याज की सरकारी कीमत जो है वो 32 रुपये है, जो कि कल भी 32 रुपये थी और 45 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ टमाटर की सरकारी कीमत 45 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में ये टमाटर जो है वो 55 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन देसी 275 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो कि इसकी रेट लिस्ट में कीमत मुख्तस की गई है, जबकि मार्केट में ओपन मार्केट में 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना का सरकारी रेट 265 है, ओपन मार्केट में 280 तक फ़रोख्त की जा रही है। लीमू 4 रुपये इजाफे के बाद अब इसकी कीमत 64 रुपये हो गई है, जो कि ओपन मार्केट में 70 रुपये तक बेचा जा रहा है। बात की जाए करेले की तो करेले की कीमत में 10 रुपये इजाफा हुआ 170 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जो कि सरकारी रेट में मुख्तस किया गया, जबकि ओपन मार्केट में 200 तक बेचा जा रहा है। मटर 42 रुपये, मूंगरे 87, साग जो है वो 32, गाजर 32, चाइना गाजर 73। जी जीशान, आपका बहुत शुक्रिया। जीशान हमारे साथ मौजूद थे और मार्केट में सब्जियां किस कीमत में मिल रही हैं जीशान ने हमें बताया। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है। अपने इख्तिताम को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।